हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग घटकों का अध्ययन शामिल है। 11th क्लास की ज्योग्राफी में हमने प्राकृतिक घटकों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने नदी, वन, पर्वत, पहाड़, वन्य जीव और वनस्पति का अध्ययन किया था। इस साल 12th क्लास में हम मानवीय घटक या कृत्रिम घटक का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, सड़क, पुल, परिवहन के साधन, मानव बस्तियां, इन सब का अध्ययन शामिल है। 11th क्लास में हमने प्रकृति के द्वारा बनाई गई अलग अलग चीजों का अध्ययन किया था, जबकि 12th क्लास ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मानवीय संकल्पनाओं के द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होने वाले परिवर्तन का अध्ययन हम करेंगे। मानव और प्राकृतिक घटकों के आपसी संबंध को हमने मानव भूगोल कहा है, इसलिए इस किताब का नाम भी मानव भूगोल रखा गया है और इसकी संपूर्ण विषय वस्तु मानव भूगोल के आधार पर निर्धारित की गई है। मानव भूगोल क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए भूगोलवेताओं ने अपने अपने परिभाषाओं का प्रयोग किया है, जिसमें पहली परिभाषा रेड जेल की देखते हैं। रेड जेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों, यहाँ पर हम समाज को देखेंगे, और धरातल के बीच विडाल डी ला ब्लास्की, इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से समझाया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कुछ भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के आपसी संश्लेषित अध्ययन या आपसी संबंधों का जो विश्लेषण है। मानव भूगोल की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम मानव भूगोल की कुछ संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में उल्लेख किया गया है। जिनका 4 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, जैसे मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, निश्चयवाद और संभववाद। क्या होता है, इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है। जैसे मानव का प्रकृतिकरण अर्थात एक ऐसी संकल्पना जिसमें मानव स्वयं को प्रकृति के अनुसार एडजस्ट करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से इस संकल्पना में हम मानव को प्रकृति का गुलाम या दास मान लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इस संकल्पना में मनुष्य प्रकृति का गुलाम क्यों है। पहला पहला एग्जाम्पल है, जैसे शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र धारण करना। शीत ऋतु में क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, तो सर्दी से बचने के लिए मनुष्य ऊनी वस्त्रों को पहनता है। वर्षा ऋतु होने पर वो या तो रेनकोट का यूज करता है या फिर छतरी का उपयोग करता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए वह हल्के वस्त्रों का उपयोग करेगा। इसी तरह से प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप ही मनुष्य का खान पान भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। जैसे उच्च अक्षांशों में हमने देखा है कि वहां ठंड रहती है, शीत टेम्परेचर रहता है। इस वजह से वो ऐसे खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं जिनसे उनको एनर्जी मिले या फिर जिनसे गर्मी का सर्जन हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण संकल्पना का नाम है प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति स्वयं को मानव के अनुरूप इस संकल्पना में ढालती हुई दिखाई दे जाएगी। यह संकल्पना इस संकल्पना के जस्ट विपरीत है। इस संकल्पना में हम देखते हैं कि प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती हुई दिखाई दे जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा है कि प्राचीन समय में भूभाग पे वन क्षेत्र या वन संपदा ज्यादा थी, तो मनुष्य ने अपने सुविधा के अनुसार वन क्षेत्रों को काटा, जलाया और खेतों का निर्माण किया, वहां अपने निवास के लिए घर बनाए। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन को काटकर सुरंग का निर्माण किया है। इसी तरह से हमने देखा है कि मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार नदी पानी के भाव को रोककर बांध का निर्माण किया, तो बांध के माध्यम से नदियों की दिशाओं को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया है। तो इस संकल्पना में प्रकृति स्वयं को मनुष्य के अनुसार ऐसे एडजस्ट करती हुई दिखाई दे जाएगी। तो दोनों संकल्पनाएं एक दूसरे के ऐसे अपोजिट दिखाई दे जाती है। इसमें मानव प्रकृति का गुलाम है, जबकि इस दूसरी संकल्पना में प्रकृति मानव के अनुसार अपने आप को ढालती हुई दिखाई दे जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण संकल्पना का नाम है निश्चयवाद। इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति की कुछ फिक्स चीजें या निश्चित चीजें होती है, जिसमें मनुष्य चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना, यह निश्चित है, इसमें मनुष्य किसी भी प्रकार से हेरफेर या परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसी तरह से दिन रात का बनना, इसमें भी किसी भी प्रकार से मानव अपनी अपनी पूरी क्षमताओं के आधार पर भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। मौसमी दशाओं का बनना भी इसका एक अन्य एग्जाम्पल है। अंतिम संकल्पना का नाम है संभववाद। ये एक ऐसी संकल्पना है जिसमें मनुष्य कुछ हद तक प्रकृति को चुनौती देता हुआ दिखाई दे जाता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि शीत ऋतु में मनुष्य ने अपने 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 कौशल के बल पर शीत ऋतु में उसने जायद फसलों को तैयार किया है, और ग्रीष्म ऋतु में उसने शीत गृहों का निर्माण करके अपने आप को
एडजस्ट करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हम मानव भूगोल के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। तो 4 संकल्पनाओं के अध्ययन के पश्चात भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा एक नवीन संकल्पना को हमारे समक्ष लाने का प्रयास किया गया, जिस संकल्पना का नाम नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ की संकल्पना अथवा मध्यम मार्ग के रूप में हम जानते हैं। इस संकल्पना को लाने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि मनुष्य ने अपने ज्ञान, विवेक और कौशल के माध्यम से संसाधनों का अति दोहन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र और प्रकृति में प्रदूषण की मात्रा अधिक होती चली जा रही थी। अतः ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, अतः रुको और परिस्थितियों के अनुसार हमें संसाधनों का उपयोग करो, अर्थात जाओ, आगे बढ़ जाओ। मनुष्य के द्वारा विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रिफिथ टेलर का यह सिद्धांत बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसलिए हमें अब वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुसार वन संपदा का उपयोग करने की आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार ही जल और खनिज संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि भावी पीढ़ी के लिए हम हमारे संसाधनों को बचा के रख सकें।